प्रेमचंद के उपन्यास। प्रेमचंद के कुल 10 उपन्यास हैं और ये उपन्यास, इसमें कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में प्रेमचंद ने लिखा। और इसके बाद निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान, इसमें संख्या में ये 11 हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेमचंद के उपन्यासों से जो प्रश्न आते हैं वो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कालक्रम यही है। प्रेमचंद के देव प्रेम से सेवा का वरदान मिला, प्रेम रंग काया निर्मल गबन कर्म गोदान भया। तो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। प्रेमचंद के पूर्व जो भी उपन्यास लिखे गए, हमने इसके वर्गीकरण में देखा था कि प्रेमचंद के पूर्व जो उपन्यास थे उसमें 3 श्रेणियां थी। एक सुधारवादी, दूसरा तिलिस्म या जासूसी और तीसरा तिलिस्म और तीसरा था जासूसी। सुधारवादी का मतलब भारतीय धर्म सुधार आंदोलनों के परिणाम स्वरूप जो उपन्यास आए उन्हें हम लोग सुधारवादी दृष्टिकोण से कहते हैं। इसके बाद जो तिलिस्म जादुई कथानक बना वो देवकीनंदन खत्री के द्वारा था, और जासूसी परक जो कथानक था वो गोपाल राम गहमरी के द्वारा था। प्रेमचंद उपन्यास या कथा साहित्य में उर्दू से हिंदी में आते हैं। प्रेमचंद के बाद उपेंद्रनाथ अश्क ने भी यही कार्य किया, वह भी उर्दू से हिंदी में प्रवेश किए। इसीलिए प्रेमचंद की परंपरा में अश्क को माना जाता है। अब इनका जो देवस्थान रहस्य है ये उर्दू में असरारे मआविद नाम से था। मआविद, प्रेमा, हम खुरमा व हम शबाब, हम खुरमा व हम शबाब, ये उर्दू में इनका उपन्यास था। सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि। सेवा सदन को उर्दू में नाम दिया गया बाज़ारे हुस्न और वरदान को जलवे ईसार। बाज़ारे हुस्न और ये है जलवे ईसार। वरदान चौगाने हस्ती रंगभूमि है और गोसाए आफिमत प्रेमाश्रम है। गोसाए आफिमत चौगाने हस्ती, ये उर्दू में इस तरह से इन्होंने लिखा था। गबन को प्रारंभ में किसना नाम दिया था, बाद में इसे गबन नाम दिया। तो हमें ये जानना है कि ये प्रेमचंद ने उर्दू में लिखा और ये इसका हिंदी रूपांतरण किया। रूपांतरण है
हमें उर्दू या हिंदी पे नहीं जाना है, नेट में एक बार सुमेलित करने को दिया था कौन किसका नाम है, तो हम खुरमा व हम शबाब प्रेमा असरारे आविद देवस्थान रहस्य बाज़ारे हुस्न सेवा सदन और जलवई सार वरदान प्रेमाश्रम गोसाए आफिमत रंगभूमि चौगाने हस्ती, तो ये उर्दू नाम है, इसी का हिंदी रूपांतरण ये है। लेकिन कायाकल्प से प्रेमचंद ने मूल रूप से हिंदी में उपन्यास लिखा। इसके बाद कायाकल्प के बाद इनका उर्दू से या यूँ कहें उर्दू में रुझान नहीं रहा। अब देश की भाषा बोली और बड़ी आबादी जिसका प्रतिनिधित्व करती है उसी में इन्होंने अपने उपन्यासों या कथा साहित्य का सृजन शुरू किया। चूँकि देवस्थान रहस्य एक धारावाहिक रूप में 1903 से 5 तक प्रकाशित हुआ था और प्रेमा 1907 में यह प्रकाशित हुआ। उस समय आवाज़े खल्क एक उर्दू पत्रिका थी जिसमें इनके प्रारंभिक साहित्य प्रकाशित होते थे। फिर आप पढ़ते हैं सेवा सदन 1918 में आया, वरदान 21 में आया 1918 और ये 1921, यानी सेवा सदन और वरदान तक प्रेमचंद का जो धार्मिक और दार्शनिक जो सोच थी वह धीरे धीरे अब गांधीवादी आंदोलनों से प्रभावित होती है और प्रेमाश्रम में कहीं न कहीं गांधीवादी विचारधारा, रंगभूमि में कहीं न कहीं गांधीवादी विचारधारा का प्रवेश शुरू होता है। फिर निर्मला को इन्होंने पौराणिक मान्यताओं से, कायाकल्प को पौराणिक मान्यताओं से युक्त किया। फिर निर्मला आमजन की कहानी, गबन आमजन की कहानी और कर्मभूमि में कृषक संघर्ष और हरिजन उत्पीड़न, अंत में गोदान कृषक जीवन की महागाथा के रूप में प्रस्तुत किया। प्रेमचंद के उपन्यासों की जब श्रेणियां बनाते हैं तो आप देखेंगे इसमें रंगभूमि यानी 1925, कायाकल्प 26 है, निर्मला 27 है, गबन और कर्मभूमि 1931 और 33 में आया है। तो क्रमशः गांधी के आंदोलनों से आप जोड़ सकते हैं। पहला, गबन के संदर्भ में एक बात कही जाती है आभूषण की लालसा, जो केंद्रीय इसका विचार है। निर्मला अनमेल विवाह, जो केंद्रीय विचार है निर्मला। और फिर यहाँ आते हैं सेवा सदन। सेवा सदन में वेश्या सुधार, ये केंद्रीय समस्या इसकी बताई गई। गोदान के संदर्भ में कृषक जीवन की महागाथा, कृषक जीवन की महागाथा। कर्मभूमि एक प्रकार से हरिजन उत्पीड़न। तो ये जो मूलतः इनके उपन्यासों का विषय वस्तु है। फिलहाल हम सेवा सदन की चर्चा करते हैं क्योंकि ये उपन्यास प्रेमचंद के उपन्यासों की श्रृंखला में आता है और सेवा सदन से ही कथा साहित्य में प्रेमचंद की गंभीरता का पता चलता है। अब यहाँ ये जानना है कि सेवा सदन बनारस की ये कहानी है। इसमें पंडित गजाधर शास्त्री, सुमन, शांता, वकील पद्म सिंह, सदन आदि पात्रों से कथा वस्तु का निर्माण है। गजाधर शास्त्री निम्न मध्य वर्ग के व्यक्ति थे, आय का विशेष स्रोत था नहीं। बनारस में किराए पर एक कमरा लेकर
अपनी पत्नी सुमन के साथ रहते थे। उन्होंने जहाँ कमरा लिया हुआ था उसके पीछे का एक मोहल्ला था जो वैश्याओं का मोहल्ला था। एक दिन गजाधर शास्त्री थोड़ा देर से अपने कमरे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक वैश्या इनके दरवाजे के सामने बैठकर सुमन से कुछ बातें कर रही है। गजाधर शास्त्री को थोड़ा सा शक हुआ, भ्रम हुआ। सुमन को उन्होंने डांट पिलाई, डांटा, फटकारा। कहीं न कहीं उनके मन में शक का बीजारोपण होता है। प्रेमचंद यही कहते हैं कि ईश्वर अगर स्त्री को सुंदरता दे तो धन से वंचित न करे। गजाधर शास्त्री को लगता है कि सुमन सुंदर है, खूबसूरत है, लेकिन मुझ जैसे गरीब के पाले में पड़ी है। हो न हो उसे आर्थिक समस्याओं से उसका मन चाह रहा होगा कि आर्थिक समस्याओं से हम दूर हटें, परे हटें, इसलिए वो वैश्याओं से बातचीत कर रही है। कहीं न कहीं उसके मन में धन, वैभव या रुपए पैसे की लालसा होगी। बात आई गई। 2 दिन बाद फिर देखा कि सुमन बाजार गई थी सामान लाने और वही तवायफ या वैश्या सुमन को देखती है तो जबरन हाथ पकड़ कर कहती है, देखो हम लोगों का जीवन पुरुषों ने कितना नरकीय बना दिया है। और सुमन ना चाहकर भी उसके आग्रह पर वहाँ गई, उसका कमरा देखा, उनका जीवन जीने का ढंग, उनकी जीवन संस्कृति देखा। सुमन घर वापस आती है, तब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था। गजाधर शास्त्री आ गए थे। सुमन को देखते ही वो लाल पीले होने लगे। सुमन बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। गजाधर को लगा कि वैश्यालय के मोहल्ले से आ रही है, कहीं न कहीं वैश्यावृत्ति इसने शुरू कर दिया। लाख सफाई देने के बावजूद उन्होंने सुमन को घर में रहने की इजाज़त नहीं दी। सुमन उनके कई मित्रों के पास गई, दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मित्रों की पत्नियों ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। अंतोगत्वा रात बिताने के लिए सुमन उसी वैश्या के घर जाती है कि आज किसी तरह रात बीत जाएगी, दूसरे दिन मैं मैके या कहीं चली जाऊंगी। और फिर सुमन का रात गुजारना क्या हुआ कि दूसरे दिन धर्म सुधारकों, धर्म के धुरंधरों आदि के मन में ये बात आ गई कि फिर एक खाते पीते परिवार की महिला, एक सामान्य महिला वैश्यालय में पहुंची और यहीं से वैश्या सुधार आंदोलन तीव्र गति से शुरू होता है। जिस परिकल्पना को प्रेमचंद ने सुधार आंदोलनों से जोड़ने की चर्चा की, जोड़ने की बात की, वही परिकल्पना आगे चलकर मूर्त रूप लेती है। और वैश्या सुधार भले प्रेमचंद के काल में पूर्ण न हो पाया हो, लेकिन आज़ादी के बाद के 50 वर्ष बाद यह फलीभूत होता है और लगभग 2001 ईस्वी में बनारस से वैश्या सुधार पूर्णतया वैश्याओं का उन्मूलन कर दिया जाता है, वह मोहल्ला समाप्त कर दिया जाता है। अब वहाँ इस तरह का कोई रेड लाइट एरिया नहीं है। वरदान में एक ईश्वरीय वरदान की बातें हैं, पौराणिक कथा है जो महत्वपूर्ण नहीं है। प्रेमाश्रम उपन्यास को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास कहा जाता है। स्वाभाविक है कि इसमें सामंती और जमींदारी व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है, लेकिन रंगभूमि उपन्यास को
हिंदी उपन्यास साहित्य का महत्वपूर्ण आधार माना गया। दलित साहित्यकारों ने भी रंगभूमि पर विशेष नज़र डाली। इसका जो नायक है वो है सूरदास, जो जन्मांध है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने किसानों की जमीनों को औने पौने दामों में लेने का प्रयास किया। कुछ की ज़मीनें जबरन छीनी जाने लगी। उसी औद्योगिकरण की प्रक्रिया की प्रतिक्रिया रंगभूमि में है। इसका नायक सूरदास है, जो जन्मांध है। भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता है, लेकिन मैं अपनी ज़मीन उद्योग के लिए नहीं दूंगा जैसा संघर्ष भी शुरू करता है। इसका जो संघर्ष करने का तरीका था वो गांधीवादी था। तो लगता है कि प्रेमचंद 1925 के भारत में पूर्णतया गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। दलित साहित्यकारों ने इस पर आरोप भी लगाया कि प्रेमचंद ने दलित से भिक्षा मंगवाई, जबकि हमारा दलित समुदाय कभी भिक्षा नहीं मांगता। वो कार्य करके, काम करके ही जीवन यापन करने पर बल देता है। इसलिए दलित विमर्शकारों ने रंगभूमि की कथा वस्तु को लेकर बहुत सारी बातें कहीं, लेकिन एक जो औद्योगिकरण या कारखानों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया का ताना बाना या उस प्रक्रिया के खिलाफ एक पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ नौकरशाही और जन संघर्ष का जो रूप है उसका भी इन्होंने चित्रण किया है। सत्य अहिंसा सत्याग्रह का गांधी का जो त्रिशूल था, उसी पर आधारित यह रंगभूमि की पृष्ठभूमि है। कायाकल्प एक प्रकार से वरदान की ही तरह प्रस्तुत उपन्यास है, जिसमें धार्मिक और दार्शनिक मान्यताएं ज़्यादा हैं। भले ही ये मूल रूप से प्रेमचंद का हिंदी में पहला उपन्यास है, लेकिन इसमें रानी देवप्रिया की कथा है, जो आत्मज्ञान से विहीन जड़ विज्ञान और निरर्थकता जन्म जन्मांतरवाद का प्रतिपादन करती हैं। आज भी हम वैज्ञानिक युग में जीने के बावजूद किस प्रकार से धार्मिक अंधविश्वासों के प्रति रूढ़िवादी हो जाते हैं, उन सब का चित्रण कायाकल्प में मिलता है। इसके बाद प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला है। निर्मला में प्रेमचंद ने कोई मार्ग नहीं अपनाया, न तो ये गांधीवादी है और न ही ये सर्वहारा का अधिनायकत्व है। निर्मला मुंशी तोताराम की कहानी है। तोताराम का दूसरा विवाह निर्मला के साथ होता है। निर्मला 17-18 साल की नवयुवती थी। तोताराम की उम्र कमोबेश 34 से 38 साल थी, यानी पिता से भी ज़्यादा उम्र की या अपने से दोगुने उम्र से ज़्यादा के उम्र के व्यक्ति से निर्मला का विवाह होता है। इसमें अनमेल विवाह और उससे भी बड़ी बात थी दहेज का संकट। दहेज की समस्या ही विकराल समस्या होती है, जिसको लेकर के लड़कियों का विवाह अनमेल ढंग से किया जाता है। मुंशी तोताराम और की पहली पत्नी से 3 संतानें थी, जिसमें बड़ा लड़का मनसाराम था, जिसकी उम्र 18 साल थी, और निर्मला की उम्र 17 साल थी। धीरे धीरे कहीं न कहीं मुंशी तोताराम और निर्मला के बीच खिन्नता ज़्यादा थी, वास्तविक प्रेम नहीं था। उसका कारण था निर्मला गंभीर थी, गरीब परिवार से थी। यद्यपि उसके पिता वकील थे, अच्छा खानदान था,
लेकिन विवाह के असमय या विवाह के पूर्व ही किसी अपराधी द्वारा पिता की हत्या कर देना, और फिर जहाँ विवाह हो रहा था उन लोगों ने मना कर दिया कि वकील साहब होते तो दहेज देते ही, अब आपके पास क्या है, आप अपना किसी तरह जीविकोपार्जन करिए, और उन लोगों ने निर्मला से विवाह करने से मना कर दिया। और फिर कुछ समय पश्चात निर्मला का विवाह इस अधेड़ व्यक्ति से होता है। तोताराम देखते हैं कि निर्मला उनसे एक पत्नी की तरह व्यवहार नहीं करती, और निर्मला भी तोताराम को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। उसकी पिता से भी ज़्यादा उम्र का एक व्यक्ति जो उसका जीवन स्वामी बना है, निर्मला खुले हृदय से उससे मिल नहीं पाती थी, और यहीं से शक की बीमारी मुंशी तोताराम में शुरू होती है। और तोताराम ने मनसाराम अपने ही पुत्र को लेकर निर्मला पर शक करना शुरू कर दिया। बाद में मनसाराम को बोर्डिंग में भेज दिया। 2 अन्य बच्चे थे जो घर से निकल गए। अंततोगत्वा कहानी एक ऐसे ट्रेजेडी की ओर मुड़ती है जब मनसाराम का निधन हो जाता है। निर्मला 35 वर्ष की उम्र में ही बूढ़ी हो जाती है और उसका निधन होता है, और निधन के पश्चात ये होता है कि अब इसको मुखाग्नि कौन देगा। लोगों ने देखा कि एक 70-80 साल का बूढ़ा जिसके सिर के बाल एकदम सफ़ेद हैं, दाढ़ी सफ़ेद है, वह आता है और निर्मला को मुखाग्नि देता है। कुछ लोगों ने कहा हो न हो ये मुंशी तोताराम थे। यानी अनमेल विवाह, दहेज की समस्या और उससे भी बड़ी विकराल समस्या थी शक की बीमारी ने इस पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। गबन एक ऐसे उपन्यास, एक ऐसे कथावस्तु का सृजन प्रेमचंद ने किया जो प्रायः मध्यवर्गीय परिवारों में समस्याएं होती हैं। मध्यवर्गीय परिवारों में स्त्रियों की लालसा का प्रमुख कारण आभूषण होता है। स्त्रियों का आभूषण के प्रति प्रेम जग जाहिर है, और इसमें गबन में भी जालपा आभूषण के प्रति आसक्ति उजागर करती है। उसे चंद्रहास, चंद्रमा जैसा एक हार बनवाने की लालसा बनी रहती है। उसका पति रमानाथ जालपा के इस आभूषण के लालसा को पूर्ण करने के लिए अपने दफ्तर में चोरी करता है। परिणाम स्वरूप उसे कारावास की सज़ा होती है, जेल जाना पड़ता है। वहाँ से आता है, तब तक पूरा परिवार बिखर चुका था। तो इसकी जो केंद्रीय समस्या है वो आभूषण की लालसा है। कर्मभूमि उपन्यास तक प्रेमचंद के मन में अब गांधीवादी आदर्श धीरे धीरे कम हो रहा था। अब पूरे देश में किसानों का संघर्ष तीव्र गति से चल रहा था। पूरा अवध क्षेत्र, चाहे वो सीतापुर हो, फैजाबाद हो, लखनऊ हो, प्रतापगढ़, जौनपुर, हर जगह किसानों का संघर्ष शुरू था। स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोग तीव्र गति से किसान संघर्ष से अपने को जोड़े हुए थे। किसानों के हित और कल्याण की चर्चा कर रहे थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो ये कि एक हरिजन उत्पीड़न, दलितों का जो उत्पीड़न है, और दूसरा स्वाधीनता आंदोलन में किस प्रकार से लोगों ने अपनी भूमिकाएं की, उन सब का दृष्टांत इसमें प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। लाला अमरकांत, लाला समरकांत, सुखदा देवी, सकीना, रेणुका देवी, रेणुकांत, हाफिज अली, पठानिन इसके प्रमुख पात्र हैं। लेकिन अमरकांत और समरकांत की ही ये कथा है। अमरकांत पिता पुत्र में
किसानों के, कृषकों के संघर्ष को लेकर के बहुत बड़ी बातें होती हैं। अमरकांत एक ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्तव्य परायण व्यक्ति है। वो समरकांत के व्यापार के सिद्धांतों पर नहीं चलता। परिणामतः उसे अपने ही परिवार में घुटन होने लगती है और वह फिर परिवार छोड़कर किसानों के बीच संघर्ष करने चला जाता है। उसकी सास रेणुका देवी या पत्नी सुखदा देवी ने भी बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन उसके हठीले रवैयों को देखकर फिर उन लोगों का भी किसानों, कृषकों के जीवन स्तर में सुधार या उनके आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण उनका सकारात्मक होता है। अब गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। गोदान उपन्यास की तुलना टॉलस्टॉय के वार एंड पीस से की जाती है। टॉलस्टॉय का उपन्यास है वार एंड पीस। रूसी उपन्यासकार है गोर्की। गोर्की ने एक उपन्यास लिखा है मदर। मदर से भी इस उपन्यास की तुलना की जाती है। इसके दो कारण हैं। पहला, टॉलस्टॉय का जो वार एंड पीस है, टॉलस्टॉय वार एंड पीस, इसका हिंदी रूपांतरण है वार का मतलब युद्ध और शांति। इसमें जो पात्रों की भीड़ भाड़ है उसको देखकर गोदान की तुलना की जाती है। दूसरा, रूसी उपन्यासकार हैं गोर्की। गोर्की का उपन्यास है मदर, जिसे हम माँ कहते हैं। इसकी जो कथा वस्तु है और कथा वस्तु में जो सुदृढ़ता है, निरंतरता है, व्यापकता है, उसको देख करके गोदान की तुलना की जाती है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। इस उपन्यास से प्रेमचंद को आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार कहा गया। ऐसा यथार्थ जो आदर्श की ओर उन्मुख हो। गोदान में प्रेमचंद ने दो समानांतर कथाओं का सृजन किया। एक शहरी कथा है और दूसरा ग्रामीण। दोनों एक दूसरे से जुड़े भी हैं, लेकिन अगर शहरी कथा को निकाल दें तो भी गोदान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें राय साहब हैं अमरपाल सिंह, एक दांव पेच में माहिर मिस्टर तनखा है, एक मिल मालिक मिस्टर खन्ना है, गोविंदी इनकी पत्नी है, प्रोफेसर मेहता हैं, डॉक्टर मालती हैं। मिर्ज़ा खुर्शीद हैं और इन सब में एक पत्र है बिजली, जिसके संपादक हैं पंडित ओंकारनाथ। ये तो शहरी पात्र हैं। ग्रामीण पात्रों में आप देखेंगे होरी, तीन भाई है, होरी, हीरा, शोभा, और इसके चार महत्वपूर्ण शोषक हैं। राय साहब तो हैं ही, इसके अलावा झिंगुरी सिंह, पंडित दाता दीन, नोखेराम, मंगरू शाह। इन सब में एक स्त्री भी है शोषक, वो है दुलारी सहुआइन। अब होरी की दो पुत्रियां हैं, रूपा, सोना, पत्नी है धनिया। हीरा की पत्नी है पुन्नी। होरी का लड़का है गोबर। गांव का ही एक और व्यक्ति है गिरधर। इसके अलावा एक ग्वाला है भोला, उसकी पत्नी है नोहरी।
पंडित दाता दीन का लड़का है, माता दीन, और एक मुसहर जाति में आती है, वो है सिलिया। यद्यपि कथा का विस्तार और कहने का ढंग इन दोनों को देखा जाए तो अभी पात्रों की संख्या और है, लेकिन ये मुख्य पात्र हैं जिनकी भूमिका है। होरी, हीरा, शोभा। गोदान, गाय को दान करना। भारतीय परंपरा में, पौराणिक मान्यताओं में है कि जब व्यक्ति गोदान करता है, गाय का दान करता है, तो उसे स्वर्ग में वही गाय मिलती है जो सारी समस्याओं का निजात दिलाती है, हर इच्छा की पूर्ति करती है। बैतरणी पार करने के लिए गोदान आवश्यक है। गोदान में गाय का मूल्य भी दिया जाता है। रुपए 20 आने अगर आप देते हैं तो उसे गोदान मान लिया जाता है। एक प्रकार से गाय को पालना घर के लिए शुभ है। पौराणिक मान्यताओं में पवित्रता है, समृद्धि है, और ईश्वर की संतान गाय को पाल करके कहीं न कहीं स्वर्ग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अब एक गाय की लालसा होरी के अंदर है। उसको लगता है कि हमारे बच्चे, अगर गाय आ जाती, दूध पीते, तो हमारे बच्चे कितने सुंदर सजीले होते, यह लड़का जो हमारा गोबर है यह भी कितना पट्ठा नौजवान बनता। गाय की लालसा होरी के मन में इस प्रकार से है कि भोला से जब मुलाकात होती है तो भोला से वह छल प्रपंच करके गाय प्राप्त करने की लालसा रखता है। भोला के दूसरे विवाह की चर्चा करके वह भोला से एक गाय ले आता है। दुर्भाग्य से उस गाय को इसका भाई हीरा माहुर देकर मार डालता है। पूरे गांव में इस बात की चर्चा जोरों पर हुई, और जब होरी ने पत्नी से कहा कि मैंने रात में हीरा को गाय के पास देखा था, तो पत्नी अपने स्वभाव के अनुसार पूरे गांव में ढिढोरा पीटने लगती है। परिणाम ये होता है कि सुबह पुलिस आती है हीरा को पकड़ने। हीरा डर के कारण भाग जाता है। होरी को घर की इज्जत और मर्यादा की रक्षा करनी थी, इसलिए वह कुछ ले दे करके पुलिस से छुटकारा पाता है। और यहीं से होरी के दुर्दिन भी शुरू होते हैं। गाय क्या मरी जैसे होरी का पूरा भविष्य मर गया। गाय क्या मरी जैसे होरी का पूरा जीवन समाप्त हो गया। इस गाय ने होरी के जीवन को बद से बदतर बनाने का प्रयास किया। यहीं से होरी पर कर्ज लगना शुरू होता है। हीरा की धौंस। हीरा ने जो गाय को माहुर दिया, अब भोला आता है और होरी से कहता है कि आप मुझे गाय के पैसे दीजिए। और होरी के 2 बैल होते हैं, उन बैलों को भोला ले जाता है। फिर ये गांव की स्थिति में करवट बदलना शुरू होता है, और जितने शोषक थे उन शोषकों ने भी अपना चरित्र उजागर करना शुरू किया। परिणाम यह होता है कि होरी की स्थिति बद से बदतर होती जाती है। यानी एक किसान के मजदूर बनने की कहानी। किसान मजदूर कैसे बनता है? गांव में जो भी नई क्रांति, नए सुधार आंदोलन थे, उन सुधार आंदोलनों का गांव के सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का आशय यह है कि प्रेमचंद का जो गांधीवादी तिलिस्म था उससे मोहभंग होना शुरू होता है। पहली बार प्रेमचंद ने खुल करके जीवन की तमाम समस्याओं, प्रगतिशील विचारधारा पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। 1936 ये गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, और इसी उपन्यास में प्रेमचंद ने बहुत सारे दर्शन को भी प्रस्तुत किया। एक दिन शोभा प्रेमचंद से कहता है कि दादा, हम क्यों नहीं मोटे होते? मोटा होना, दादा हम क्यों नहीं मोटे होते? यहाँ भौतिक रूप से ये प्रश्न नहीं है,
ये प्रश्न आर्थिक था। प्रेमचंद ने कहा अब होरी के माध्यम से कहलवाने का प्रयास किया कि मोटा होना बेहयाई है। 100 लोगों का गला दबाकर एक व्यक्ति मोटा होता है। तात्पर्य यह है कि प्रेमचंद को इस चीज़ का भान हो चुका था, एहसास हो चुका था कि शोषक किस प्रकार से होता है, शोषण के तरीके क्या हैं, शोषकों का चरित्र क्या है और शोषक उस रूप को किस प्रकार से प्रदर्शित करता है। इसी कथा में एक और प्रश्न है। जब गोबर मील में सबसे पहले आंदोलन का नेतृत्व करता है और लाठियां खाकर बेहोश हो जाता है। गोबर एक युवक क्रांति का प्रतीक है। युवकों द्वारा जो प्रगतिशील या प्रगतिवादी साहित्य में वर्ग संघर्ष का नेतृत्व किया गया है, उसका प्रतिनिधि है गोबर। आगे चलकर हम नागार्जुन के यहाँ बलचनमा उपन्यास में बलचनमा को देखेंगे, क्रांति का नायक। नागार्जुन के ही दुखमोचन में दुखमोचन को देखेंगे, नई पौध, वरुण के बेटे आदि में भी मार्क्सवादी नवयुवकों की कथा देखते हैं। प्रेमचंद ने तीसरे स्तर पर इस कथा विन्यास को आगे भी बढ़ाया है, जब स्त्रियों के प्रति उनका खुल करके दृष्टिकोण आता है। प्रोफेसर मेहता के माध्यम से स्त्रियों के संदर्भ में प्रेमचंद ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया कि जब पुरुष में स्त्री के गुण आ जाते हैं तो वो महान हो जाता है, लेकिन जब स्त्री में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह कुलटा हो जाती है। तात्पर्य है कि प्रसाद ने कामायनी में दया, माया, ममता, लोवास, मधुरिमा का अगाध विश्वास, और प्रेमचंद ने यहाँ पर मालती में वह चीज़ देखने का प्रयास किया मेहता की नज़रों से कि मालती तितली है या उसके अंदर दया, माया, ममता की प्रतिमूर्ति है। तितलियों की तरह उड़ने वाली मालती भी आगे चलकर गांव में टीकाकरण करती है, गोबर के बच्चों की सेवा करती है, और उस बच्चे की सेवा का परिणाम यही होता है कि जो गुण मेहता तलाश रहे थे वह मालती के अंदर अंत में दिखाई पड़ने लगता है, और मेहता के लाख प्रयास करने पर एक आदर्श विवाह करने की अपेक्षा करने पर भी मालती ने ठुकरा दिया। सरोज मालती की बहन है, जिसके माध्यम से नई सभ्यता से परिपूर्ण युवतियों का भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। राय साहब अमरपाल के माध्यम से शोषक या जमींदारी व्यवस्था का भी चित्रण किया, जो देखने में बाहर से अजीबोगरीब दिखता है। जमींदार को सामान्य ढंग से क्रूर कहा गया, जमींदार को शोषक के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन प्रेमचंद ने उसकी आंतरिक स्थिति की भी पड़ताल की। और राय साहब अमरपाल सिंह के यहाँ जब होरी जाता है और अमरपाल सिंह राय साहब अपने परिवार की स्थिति का चित्रण करते हैं कि हजारों का कुनबा है, लोग बस बैठे भोजन कर रहे हैं, हमारे साले साहब हैं जो एक गुटका लिख रहे हैं, अभी इन्होंने एक प्रकाशित भी कराया था, इनसे कोई मतलब नहीं, पूजा पाठ करें, गुटका लिखें, आगे चलकर इनको कोई काम धाम नहीं है। यानी माली हालत कमोवेश जमींदारों की भी वही है जो गरीबों की है। अंतर ये है कि गरीब बिखरा हुआ है और जमींदार बिखरा नहीं है, वो एक ही व्यक्ति में केंद्रित है। जमींदारी व्यवस्था और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को भी प्रेमचंद ने अपनी नज़रों से देखने का प्रयास किया। एक प्रकार से हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद का जो प्रवेश होता है वो उपन्यास लेकर या अपने कथानक को लेकर के जीवन का कोई ऐसा
भाग, जीवन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा है जो आमतौर पर कथानकों में अभाव दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद का यही दृष्टिकोण है और इसी दृष्टिकोण के सहारे प्रेमचंद ने अपने उपन्यास साहित्य को समृद्ध करने का प्रयास किया। प्रेमचंद के समानांतर जयशंकर प्रसाद हैं, जिनके 3 उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती। लेकिन प्रसाद का जो इरावती उपन्यास है वह अपूर्ण है, कंकाल तितली पूर्ण है। कंकाल तितली इन दोनों उपन्यासों में प्रसाद ने सामाजिक धार्मिक स्थितियों का चित्रण किया। इतिहास या भूगोल से उन्होंने कहीं पर अपने उपन्यासों का सृजन नहीं किया। इन्हीं के समानांतर विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं, माँ भिखारणी जैसे उपन्यास लेकर आते हैं। शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया भी है, लेकिन शिवपूजन सहाय के देहाती दुनिया को लेकर गोपाल राय का मत था कि यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, लेकिन आंचलिकता का जो शोरगुल शुरू हुआ वो आज़ादी के बाद होता है। आज़ादी के बाद के उपन्यास में जो आंचलिकता का सूत्रपात किया, उसके सूत्रधारक या उसके प्रवर्तक के रूप में फणीश्वरनाथ रेणु आते हैं। कहने का आशय ये है कि प्रेमचंद ने 18 से 36 तक लगभग 18 वर्ष तक हिंदी कथा साहित्य में विशेष तौर पर उपन्यास में अपनी धाक बनाए रखी। इनके आसपास कोई उपन्यासकार या कथाकार ठहर नहीं पाता और जीवन की स्थितियों का चित्रण, जीवन की व्यापकता का चित्रण, जीवन की विविधता का चित्रण और उन सब में उनकी जो एक निष्ठता है, उनकी जो तन्मयता है, उनकी जो गंभीरता है, उसी को देखकर शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा। हिंदी उपन्यास के सम्राट के रूप में प्रेमचंद जाने गए। तो प्रेमचंद के उपन्यासों का जो अनुशीलन किया गया, जिसमें 11 उपन्यास हैं और इन 11 उपन्यासों को सामने रख करके इनका विस्तृत विवरण या विस्तृत चर्चा की गई। इन चर्चाओं में देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण इनका गोदान उपन्यास है। सेवा सदन से गोदान तक की इनकी विकास यात्रा रही और इस विकास यात्रा में बहुत सारे सोपान आए, लेकिन निरंतर हर एक नया उपन्यास या हर एक उपन्यास नई कथा वस्तु के साथ प्रस्तुत होता है और नए जीवन दर्शन, नए दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करता है और यही प्रेमचंद की महत्तम उपलब्धि भी है। यद्यपि इसी समय लगभग 1929 के आसपास 2829 से मनोविश्लेषणवाद की शुरुआत होती है। हालांकि इसे हम लोग प्रेमचंदोत्तर युग में पढ़ेंगे तो मनोविश्लेषणवाद में इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेय, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, डॉक्टर देवराज जैसे उपन्यासकार आते हैं, लेकिन मनोविश्लेषण और प्रेमचंद का जो कथा साहित्य है इनमें अंतर था। इसीलिए प्रेमचंद ने एक बड़ा पाठक वर्ग खड़ा किया। देवकीनंदन खत्री ने जो एक तिलिस्म या जादुई पाठक वर्ग को खड़ा किया था, जहाँ पर जादुई महल, जादुई इमारतें थी, जहाँ पर तिलिस्म का प्रभाव था, उस प्रभाव से पाठकों को दूर करना था। इसलिए एक बड़ा पाठक वर्ग खड़ा करने में प्रेमचंद ने महत्तम भूमिका की और प्रेमचंद का ही पाठक वर्ग है जो उपन्यास साहित्य या कथा साहित्य को नए ढंग से पढ़ने का प्रयास करता है और साहित्य में उसका जुड़ाव भी निश्चित होता है। तो आज का प्रेमचंद के उपन्यासों पर दृष्टिकोण यहीं तक, फिर इसको आगे करते हैं प्रेमचंदोत्तर युग में।